जी जीशान। हेलो। जी सर। जी जी प्लीज। सर। जी 0.5। जी सर, आवाज़ आ रही है सर? जी आ रही है। थैंक यू सर। अच्छा, नेक्स्ट। जी, फिफ्थ पॉइंट जो जिसको हम कवर करना चाह रहे हैं डिस्कशन में, वो है इम्प्रॉपर ग्राउंडिंग। ओशा की बहुत सारी रिकमेंडेशंस हैं जिसकी वायलेशन होती रहती है, लेकिन जो इम्प्रॉपर ग्राउंडिंग की जो वायलेशन है वो सबसे ज़्यादा होती है। ये ओशा ने खुद ही डिक्लेयर किया है। और सेकेंडरी ये है कि प्रॉपर ग्राउंडिंग करने की जरूरत क्यों पेश आती है, और अगर हम ना करें तो उससे क्या होगा। असल में जो अनवांटेड वोल्टेज या गैर जरूरी या ओवर वोल्टेज समटाइम आ जाता है, उसको वो किस तरह से हमारे सिस्टम से निकलेगा या एलिमिनेट होगा या पास होगा, वो सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉपर ग्राउंडिंग अगर हम करेंगे तो उससे ये जा सकता है ग्राउंड में। अदरवाइज इसके फिर कंसिक्वेंसेज हमारे सिस्टम में आएंगे या फिर जो बंदा उस पर वर्क कर रहा होगा उसको मिलेगा। अच्छा, never remove the metallic ground pin as it is responsible for returning unwanted voltage to the ground। अगर हम मेटालिक ग्राउंड पिन रिमूव कर देंगे, जो कि पिक्चर्स फर्स्ट पिक्चर जो राइट प्रैक्टिसेस है उसमें हमारे पास नजर आ रहा है, पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है। अगर वो नहीं होगा तो फिर हमारे सिस्टम पे नेगेटिव आउटकम्स आएंगे, और जो कि रॉन्ग प्रैक्टिस में नजर आ रहा है कि उसने देखे ग्राउंड किया है, लेकिन वो बाल्टी में मिट्टी लेके उसने उसको ग्राउंड कर दिया, जो कि ग्राउंड है नहीं, लेकिन सेटिस्फेक्शन के लिए उसको हम ग्राउंड कंसीडर कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। अच्छा, डैमेज्ड इंसुलेशंस। डैमेज इंसुलेशन से हमारे पास नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या आ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा हैजर्ड है डैमेज इंसुलेशन। और अगर ये कहीं पर कोई एक्सटेंशन है या वायर है या केबल गुजर रही है, इंडस्ट्रीज में ये होता है कि बहुत सारी केबल्स होती हैं और वो एक केबल ट्रे के थ्रू एक जगह से दूसरी चलो जगह भाई, जा रही होती हैं। तो उसमें अगर एक या दो वायर इस टाइम तरह डैमेज हों और वो आपस में एनर्जी एक्सचेंज 2 मिनट करें या छोड़ा। एक एक दूसरे वायर से टच हो जाए, तो फिर वहाँ स्पार्क हो सकता है। और फिर वो पूरी केबल ट्रे होती है, बहुत सारी जगहों पे वहां से सप्लाई की केबल्स गुजर रही होती हैं, आग अगर लगती है तो बहुत सारा हमारा सिस्टम लॉस हो सकता है। इसको जो है वो हम जब भी अगर मैनेज करना हो या इसको ठीक करने की जरूरत हो, तो इसको इलेक्ट्रिकल टेप से हम इसको ठीक नहीं करेंगे। इसको प्रॉपर तरीके कार होता है, रिप्लेस किया जाता है, और इसको रिप्लेस करने से पहले तमाम जो इससे रिलेटेड पावर सोर्सेज हैं उसको हम ऑफ कर दें, और उसके बाद इस पे एक्टिविटी शुरू करें, जिस तरह हमने लोटो पे पीछे डिस्कस किया था। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट स्लाइड सर। मैं इस वेट पे वेट कंडीशन, कंडीशंस पे। लास्ट पॉइंट शुरू में हमने डिस्कशन की थी उसमें। जी सर। वेट कंडीशन। अच्छा, नेवर ऑपरेट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन वेट लोकेशंस। कहीं पे भी आप कोई एक्टिविटी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कर रहे हैं तो वो जगह पर वेट ना हो, इस चीज को इंश्योर किया जाए। पिछले स्लाइड में जिस तरह जो थी हमारी इंसुलेशंस डैमेज थी, अगर हम ये कहें कि किसी इंडस्ट्री में कोई फ्लोर वॉशिंग का काम हो रहा है और वहां से एक एक्सटेंशन गुजर रही है उस फ्लोर वॉशिंग वाले हॉल से, और अगर वो डैमेज है और वहां से करंट बाहर आ सकता है किसी भी कंडक्टर में, तो पानी में अगर आ जाए, वो पानी में से गुजर रहा है और पानी फ्लोर वॉशिंग का काम हो रहा है, वहाँ हाउस कीपिंग भी इन्वॉल्व है और लोग भी होंगे, तो आप सोचें उसके कंसिक्वेंसेस कहाँ तक जाएंगे। और फ्लोर वॉशिंग एक्टिविटी ऐसी है कि हम फौरन से उससे निकल भी नहीं सकते, जब करंट किसी को लगेगा तो वैसे ही अवसान खता हो जाते हैं। तो दौड़ेगा भी तो कहाँ दौड़ेगा, सारा फ्लोर ही वेट है। और ये तो है, पिछले से मैं को लिंक कर रहा था इसको वेट कंडीशन को। और अगर हम कोई इस तरह की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज जो है वो जेर जमीन भी सम टाइम करनी पड़ती है, और हम अगर खुदाई की है हमने 3-4 फुट और वहाँ पे सीवेज वाटर है या कोई भी वाटर आ जाता है पानी, तो हम उसमें फिर इस तरह की सिचुएशन में अवॉइड करना चाहिए किसी भी किस्म की इलेक्ट्रिकल काम को। अच्छा, वाटर ग्रेटली इंक्रीज द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन स्पेशली इन द इक्विपमेंट हैज डैमेज इंसुलेशन। ये पॉइंट बिल्कुल प्रीवियस स्लाइड से लिंक हो रहा है। और हैव अ क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियन इंस्पेक्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट दैट हैज गॉटन वेट बिफोर एनर्जाइज इट। कोई भी इक्विपमेंट है वो अगर गीला हो गया है तो उसको दोबारा यूज करने से पहले क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियन से उसकी इंस्पेक्शन करवा लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं बाहर देखने में लगता है सूख गई हैं, लेकिन पानी इनसाइड होता है, और वो डिफरेंट आईसीज को, डिफरेंट केबल्स को आपस में इंटरकनेक्ट कर देता है और बाद में उसके हमें नुकसानात हो सकते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड सर। अच्छा, थैंक यू सर। यहाँ तक मेरा पार्ट था। अब यहाँ से मजीद फर्दर आगे वसीम, हैदर जो है वो इसको ब्रीफ करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू। जी प्लीज अस्सलाम वसीम। वालेकुम, थैंक यू जिशान। व्हाट एग्जैक्टली इज मीन बाय इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स? इसमें सर कॉजेज ऑफ डेथ में बेसिकली करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, टाइम, उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है कि क्या करंट का वो क्या वोल्टेज था, किस फ्रिक्वेंसी से वो बंदे को करंट लगाए, कितनी देर तक लगाए। तो वो सारे फैक्टर्स हैं जो कि एक इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट का बायस बन सकते हैं। ये नॉर्मली ये जो स्टैटिस्टिक्स आ रही हैं सामने, ये ओशा के स्टैंडर्ड के मुताबिक है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के। नॉर्मली मेंस, वुमेन्स और चिल्ड्रन, हम लोग अप टू 6 मिली एम्पेयर तक का करंट जो है वो उसको बेयर कर सकते हैं। इसके अलावा एट टेन मिली एम्पेयर, ये सर एक स्टडी से लिंक करता है कि तकरीबन 10 मिली एम्पेयर का भी जो वो है, जो बेयरिंग कैपेसिटी है बंदों की, वो तकरीबन 98.5% मेंस की और 60% चिल्ड्रन जो है वो उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन जो 30 मिली एम्पेयर का है या उससे ज़्यादा का है, तो वो जो ह्यूमंस की बॉडी में जो उसकी कैपेसिटी है वो नहीं है। इसके अलावा 25 मिली एम्पियर का जो करंट है वो आपका जो टेटनेस है डायफ्राम की, जो हमारा डायफ्राम बेसिकली जो हमारा चेस्ट और एब्डोमेन को सेपरेट करता है, जिससे हम सांस लेते हैं और इनहेल करते हैं। जो हमारी जो पेट का बेसिकली ऑर्गन है वो इस पे इफेक्ट होता है। इससे जो मोस्ट पावरफुल जो रेस्पिरेशन में जैसे बताया, सांस लेने में जैसे हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं, उस पे वो उसको इफेक्ट करता है। अगर किसी किसी भी विक्टिम को जो वो करंट के कांटेक्ट में आता है 3 मिनट तक, तो उसका जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो कार्डियक अरेस्ट है। और जब जब कार्डियक अरेस्ट होता है तो उसमें बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये लिंक करेगा कि कितनी फ्रिक्वेंसी से और उसमें टाइम ड्यूरेशन जो है वो किस लिहाज से आ रही है कि कितने टाइम तक उसको लगाए। जैसे कि एक लास्ट रेनी सीजन में भी एक इंसिडेंट हुआ था ये मरी की तरफ। एक जो रिक्शा ड्राइवर था, उसने जब वो किसी पान के केबिन को हाथ लगाया था जो कि मेटेलिक था, और उसकी वहाँ पे बेसिकली हाई टेंशन वायर उससे लिंक हो रही थी, तो वो उसको बेयर नहीं कर सका था और उस पर क्या नाम है उसका डेथ हो गई थी। जिसपे जो हमारी कराची की ये वेलफेयर है उसने भी काफ़ी केस वगैरह किए थे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उसको इफेक्ट करती हैं। रेयर केसेस में एफेक्सिया जो है वो भी जो डेथ का कॉज बन सकती है। एफेक्सिया में मींस बेसिकली जो आपकी ऑक्सीजन है वो डेफिशिएंसी हो जाती है, सांस लेने में मसला होता है, सफोकेशन होती है, जिसकी वजह से डेथ होती है। इसके अलावा दिस में रिजल्ट फ्रॉम प्रोलॉन्ग टेटनस इनहिबिशन ऑफ हाई करंट डेंसिटीज। टेटनस इनहिबिशन हाई करंट डेंसिटीज, जो लंबी टेटनस बेसिकली जो जलने से जो आपका एरिया इफेक्ट होता है, बॉडी इफेक्ट होती है, उसमें जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं, उसकी वजह से भी हमने देखा है कि बहुत जगहों पे है कि जो 70% 80% बॉडीज बर्न हो जाती हैं, तो उसमें ये चीज़ें आती हैं कि वो सरवाइव नहीं कर पाते, जो कि वो कॉज बनती हैं डेथ की। अगर 3 मिनट के अंदर अंदर फर्स्ट एड प्रोवाइड कर दी जाए, जैसे माउथ टू माउथ ब्रीथिंग है, रेस्पिरेशन है, सीपीआर दिया जाए बंदे को, जब तक आपकी कोई मेडिकल एड आपको मिल ना जाए, तो ये चांसेस होते हैं कि बंदा जो है, जो भी विक्टिम है, वो उसको सरवाइव कर जाए। लेकिन अगर नॉर्मली हमारे यहाँ जो निज़ाम है एम्बुलेंसेस का आने का या मेडिकल एड आने का, अगर हाई उसमें लगा है और ड्यूरेशन उसका ज़्यादा है, तो वो कॉज करता है अल्टीमेटली उसकी डेथ को। दिस इंटरवेंशन विच शुड बी टोल्ड टू इलेक्ट्रिशियन शुड बी मेंटेन अंटिल द अराइवल ऑफ। ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें अपने इलेक्ट्रिशियंस को, अपने जो वर्कर्स हैं, जो हमारे इंजीनियर्स हैं, उन सबको बेसिकली बताना चाहिए, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, एक अवेयरनेस सेशंस होने चाहिए जो कि उनको बताया जाए उसकी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिहाज से भी, और उसको किस तरह से हैंडल करना है उस लिहाज से भी। ऑलवेज यूज स्विच 3 फेज, जो बेसिकली हमारे पास 3 पिन प्लग्स आते हैं, उनको यूज़ करना चाहिए, ना कि ये जो एक लेफ्ट पे
खुले तार हैं जिसमें हम नॉर्मली हमारी प्रैक्टिस है, हम घर के अंदर भी माचिस की तीलियों से 2 सॉकेट्स लगाए, कनेक्ट किया उसको और प्लग इन कर दिया। तो ये एक्टिविटीज़ हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट का बायस बनती हैं। इससे शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं, आग लग सकती है, नॉर्मली जो बंदे काम कर रहे हैं या जो उसको लगा रहा है उसको भी इफेक्ट हो सकता है। ऑलवेज यूज 3 पिन प्लग इन सॉकेट। 3 पिन प्लग सॉकेट्स में बेसिकली अर्थिंग का फ्यूजेस वगैरह होते हैं जो कि अगर जैसे कि जिशान ने भी बताया अनवांटेड करंट आता है तो वो ग्राउंड होने चाहिए, वो ग्राउंड होते हैं ताकि जो अनवांटेड करंट है वो पास होके चला जाए, ना कि जो बंदे उन पे काम कर रहे हैं या जो आपका इक्विपमेंट आप काम कर रहे हैं उसको वो इफेक्ट करे। इलेक्ट्रिकल केबल्स में कोई जॉइंट नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली हम जो ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम करते हैं या हम किसी प्लांट पे काम कर रहे होते हैं तो उसमें ये होता है कि ये जैसे जॉइंट्स लगे हुए होते हैं उस पे वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते। वायर आपकी बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, उसमें कोई जॉइंट्स नहीं होनी चाहिए, कोई उस पर टेपिंग नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर टूल यूज करें। हम लोग हर बंदा हर काम जानता है, तो जिसका काम है राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, जो इन चीज़ों को जानता है, जो इलेक्ट्रिशियंस हैं, प्रॉपर इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, वही उन पे काम करें। स्मोकिंग, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जहाँ पे काम हो रहा हो या जहाँ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं जैसे कि ये हमारे एरियाज हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेस वगैरह हैं, इनके दरमियान इलेक्ट्रिक स्मोकिंग जोन नहीं होना चाहिए। उससे वो फायर का खतरा रहता है, ये आग भी लगती है, फिर उसको उससे आपका एसेट्स भी डैमेज होते हैं, पर्सनल डैमेज भी हैं। रबर मैट शुड बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पैनल। इलेक्ट्रिकल पैनल के नॉर्मली हमने देखा है कि जितनी ये स्विचेस बोर्ड वगैरह हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिकल ये रबर मैट्स प्लेस होते हैं, ताकि कोई भी जो इलेक्ट्रिकल से अगर कोई हैजर्ड होता है तो उसके इफेक्ट जो है वो कम से कम रहे, वो जो पर्सनल्स काम कर रहे हैं पैनल के सराउंडिंग में पैनल्स पर उन तक ना आए। फायर एक्सटिंग्विशर, सैंड बकेट्स, नॉर्मली ये इमरजेंसी के रिलेटेड चीज़ें कि ये उधर होनी चाहिए आपके पास, ताकि इन केस ऑफ एनी हैजर्ड या इंसिडेंट वो आप उसको प्रॉपर यूज कर सकें। नेवर जॉइन टू वायर्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस। ये बेसिकली जो राइट पे आपके पास आ रही है इससे लोड इफेक्ट होता है। कोई इक्विपमेंट पे अगर आपने ये इस तरह से इसको ज्वाइन किया कि उनकी थिकनेस का फर्क है, तो जो इक्विपमेंट्स के अपने लोड की वजह से जो है वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ये वायर डैमेज हो सकती हैं और इनके थ्रू जो इलेक्ट्रिकल फ्लेयर्स निकलते हैं उससे आग लगने का खतरा होता है, इक्विपमेंट भी डैमेज हो सकता है, वो एरिया को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो नॉर्मली जो जॉइंट्स हैं वो उससे अवॉइड ही करना चाहिए, और सिंगल जो लिंक है इक्विपमेंट्स का, स्विचेस का, उसको सिंगल ही एक कनेक्ट होना चाहिए, ना कि उसमें कुछ मिस थिकनेस के आप जॉइंट लगा के, और काम चलाऊ वाला जो काम होता है हमारे यहाँ उसको एक्सटेंड करने के लिए हमारे पास पूरा तार नहीं होता, तो हम उसको कनेक्ट करते हैं किसी भी नॉर्मल थिकनेस के, उसकी स्ट्रेंथ को बगैर देखे हुए, और उससे हम उसको एक्सटेंड करके अपना काम निकाल लेते हैं। वही चीज़ है कि जिसका काम है वो वही बंदा करे, ना कि हर बंदा जो है वो उस काम में लग जाए। लूज कनेक्शन, स्पार्क, लूज कनेक्शन से स्पार्क अगर हो सकता है, जो कि सारी चीज़ों में उसको बेसिकली इलेक्ट्रिकल सेफ्टी पे ये मिली वोल्ट ड्रॉप होते हैं जिसकी वजह से फ्लैशेस आते हैं और वो किसी भी एक बड़े हादसे का निजाम बन सकता है। विजुअल कम्युनिकेशन इम्प्रूव सेफ्टी। WhatsApp overall भाई माइक बंद कर दें अपना, माइक बंद कर दें ये जो प्लीज, बोल रहे हो माइक बंद कर दें काइंडली। माइक बंद कर दें जी प्लीज। विजुअल कम्युनिकेशन किस तरह से इम्प्रूव कर सकती है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को? जो वर्कर काम कर रहे हैं वो जिस एरिया में हैं उसमें बेसिकली जो इंसिडेंट हो सकते हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें हमें उनको बताना चाहिए, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए, प्रॉपर साइनेज होने चाहिए कि इसके क्या, यहाँ पे किस टाइप का इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स हो सकते हैं या वो किस एक्सीडेंट का इंसिडेंट का वो जो है वो कॉज कर सकते हैं उसको। विदाउट प्रॉपर प्रिकॉशंस पीपल कैन बी किल्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिशियन।
वही चीज़ है कि अगर प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, कोई प्रॉपर पीपीईज यूज़ नहीं करेंगे काम करने की, कि किसी भी कोई भी इलेक्ट्रिशियन या कोई काम कर रहे हैं और उनके पास प्रॉपर पीपीईज नहीं है, हैंड ग्लव्स नहीं है, नॉर्मली हमने देखा है कि उस पे लैडर पे चढ़े हैं, मेटल्स की लैडर्स हैं और चप्पल पहनी हुई हैं और कोई ग्लव्स वगैरह नहीं है, उस पे काम हो रहा होता है। तो अगर प्रिकॉशंस को आप नज़रअंदाज करेंगे तो उसके ज़रिए आप अपनी भी जान खतरे में डालेंगे और जिस एरिया में काम कर रहे हैं वो एसेट्स भी आप उसको सेक्रीफाइस करेंगे। One proven way to improve the safety of workplace is the visual communication strategies. Well, वही चीज़ें हैं कि जो भी वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर साइनेज की मार्किंग होनी चाहिए, उस हैजर्ड से रिलेटेड एरिया है वो सारी मार्किंग होनी चाहिए, ट्रेनिंग्स होनी चाहिए वर्कर्स को, जो हमारे ऑफिस बेस्ड स्टाफ हैं उनको भी पता होना चाहिए कि किस सिनेरियो के अंदर कौन बंदा किस तरह से टीम्स होनी चाहिए जिनको पता हो कि इन केस ऑफ एक्सीडेंट उन्होंने किस तरह से उसको इम्प्रूव काम करना है, उस हैजर्ड को या जो भी इंसिडेंट हुआ उसको किस तरह से रिड्यूस करना है। द फॉलोइंग एग्जांपल्स वन कैन विजुअल कम्युनिकेशन इम्प्रूव। तो सर नेक्स्ट स्लाइड करिए। ये विजुअल कम्युनिकेशन के कुछ साइनेज है जो कि हमें प्लेस करने चाहिए उन एरियाज़ में जो कि हाई रिस्क एरियाज़ हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल का काम होता है या जहाँ वर्कर्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, हमारे पावर प्लांट्स हो गए, जो कि उस एरिया से रिलेटेड जो भी हमारे हैजर्ड्स हैं वो उनको पता हो किस तरह से काम करना है, उस पर उनकी प्रिकॉशंस हो, उस पर इलेक्ट्रिकल्स की करंट की वोल्टेजेस की सारी इंडिकेशंस हो, ताकि कोई भी जो हैजर्ड है वो हो ना सके, उसके रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके। तो नेक्स्ट स्लाइड करिए। वार्निंग साइंस यहाँ से जवाद नाजिम है जो हमारे फोर्थ मेंबर हैं वो इसको कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों जवाद ने बड़ी लंबी प्रेजेंटेशन कर दी, लगता है पूरी क्लास आपकी प्रेजेंटेशन में निकल जाएगी ये। मैंने कहा था कि इसको बस इस सर, ये तरह रिस्ट्रिक्ट करें कि 5-6 आप एक स्लाइड्स और हैं। सेशन जो है ना 45 मिनट का, उसके अंदर आप 40 मिनट का उसमें कंप्लीट कर लें। वैसे तो बहुत सी बस सर, ये प्रेजेंटेशन 5-6 आपकी, इसमें स्लाइड्स मुझे रह गई हैं, इतराज इसको नहीं है। जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। जी, नहीं ये नहीं सर, वो प्रेजेंटेशन पिछले पिछले सेशन में ना हमें सिर्फ 15 मिनट ही मिल पाया था, बाकी चले इसमें कोई बात इसमें नहीं, थोड़ा अभी कवर तो करें, इसको कंप्लीट कर रहे करें। हैं। जी जवाब सर, साहब चले मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। थैंक यू वसीम भाई। जी सर, मैं कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से। विजुअल कम्युनिकेशन में जो एक और इम्पोर्टेंट होते हैं वो होते हैं वार्निंग लेबल्स। ये बिल्कुल वार्निंग साइंस की तरह ही होते हैं, वार्निंग लेबल्स होते हैं। ओशा की जो गाइडलाइंस है उसमें ये कहते हैं कि जी वार्निंग लेबल्स जो है वो वार्निंग साइन की तरह ही, जो कलर आपके जो कॉम्बिनेशन है उसी को आप इस्तेमाल करते हुए वार्निंग लेबल्स लगा दें, ताकि एम्प्लॉय जो है या कोई वर्कर है वो कंफ्यूजन का शिकार ना हो, ताकि उसको वार्निंग जो है जिस तरह वो वार्निंग साइन को देखता है उसी तरह वो लेबल्स को देखे। केबल्स को, वायर्स को और अदर इक्विपमेंट्स जो के हाई वोल्टेज है आप उसमें ये लेबल्स चिपका दें, ताकि वो विजिबल हो सबको। और इसी को अगर आप कह लें कि ये पीपल के लिए दूसरे डिफरेंट जो आपके वर्किंग एनवायरनमेंट है वहाँ पे ये क्विकली आपको विजिबल होंगे, ताकि आप जो भी एम्प्लॉयज हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको पता हो कि भाई ये एक इलेक्ट्रिकल हैजर्ड है। इसी तरह अगर कोई काम हो रहा है वहाँ पे, कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे मेंटेनेंस वर्क हो रहा है, तो वहाँ पे आप उसको प्रॉपरली बैरिकेड कर दें और वहाँ पे आप लेबल्स लगा दें, जो कि भले टेम्पररी होंगे, बट आपने जब काम किया तो उसके बाद लेबल्स लगे हुए हैं, आपने काम खत्म किया, काम के बाद आपने उसको फिर पूरा लेबल्स हटा दिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि विजुअल कम्युनिकेशन, क्योंकि ये आप क्विकली आपको विजुअल होते हैं, पीपल जो है फौरन उसको देख सकते हैं, ताकि जो भी है उससे रिलेटेड हैजर्ड है वो उनको मिल जाए। इसी तरह से नेक्स्ट, हाँ जी, पीपीज हैं। पीपीज की तरह से होती है कि अगर कोई इक्विपमेंट में आपको पीपीज रिक्वायर्ड है उसको ऑपरेट करने के लिए, तो वर्कर को पता चल लिखा हुआ हो कि भाई आपको ये पीपीज मस्ट वेयर वॉर्न करनी है, ताकि आप जो है ये इक्विपमेंट यूज करने से पहले ये पीपीज वेयर करें और इसको ऑपरेट करें। और इसमें एक बेहतर तरीका प्रोसीजर ये भी है कि अगर कंपनी जो है वो उस इक्विपमेंट के साथ
जिस तरह ये वार्निंग साइंस या लेबल्स वगैरह लगे हुए हैं, वहीं पे पीपीज भी प्रोवाइड कर दे, ताकि एम्प्लॉय जो है वो आए और पीपीज उठाए, उसको वेयर करे और फिर वो उसको ऑपरेट करे, ताकि वो अपनी इलेक्ट्रिकल हैजर्ड जो है उसको उससे बच सके। तो ये होता है पीपीज। पीपीज भी एक साइन है जो आप इसको मेंशन कर सकते हैं, जो कि विजुअल कम्युनिकेशन में एक इम्पोर्टेंट है। सर नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा प्लीज। विजुअल कम्युनिकेशन में एक और इम्पोर्टेंट है, ये है लॉक आउट, टैग आउट, ट्राई आउट। नॉर्मली जो इंडस्ट्रीज में कॉन्सेप्ट है वो है लॉक आउट और टैग आउट का, जबकि न्यू कॉन्सेप्ट जो एक ओशा ने इंट्रोड्यूस करवाया है वो है ट्राई आउट का, जो कि इसके अंदर एक एडिशन है लॉक आउट, टैग आउट और ट्राई आउट का। ये एक मोस्ट इफेक्टिव वेज है आपके इलेक्ट्रोकशन को रिड्यूस करने के लिए, जो कि वो पीपल्स जो हाई वोल्टेज पे काम कर रहे हैं। तो एक लोटो मैनी मोस्ट पीपल के नजदीक जो है ये एक विजुअल कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन है कि आप किसी भी इक्विपमेंट को लॉक आउट, टैग आउट करें और वो विजुअली आपको बता रहा होता है कि भाई हमें ये इक्विपमेंट यूज नहीं करना है। इसी तरह फिजिकल लॉक और टैग जो है वो एक अलर्ट की तरह सर्व करते हैं कि कोई भी इसको हाथ लगाने से पहले वो इसको लॉक आउट, टैग आउट होगा तो एक तो उसको एक्सेसिबल नहीं होगा, उसकी की जो है जिसने लॉक आउट, टैग आउट किया है वो उसके पास होगी, तो और वो उस मशीन को जो है पावर रिस्टोर नहीं कर सकते जब तक कि वो मशीन प्रॉपर वर्क में ना आए। तो इसी तरह इम्प्लीमेंटिंग, अगर आप अपनी इंडस्ट्री में लॉक आउट, टैग आउट प्रोग्राम को अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये इसेंशियल है किसी भी वर्क प्लेस की सेफ्टी के लिए, जो कि आपके एम्प्लॉयज को सेफ रखेगी, और ये प्रैक्टिस जो है वो हर इंडस्ट्री में होनी चाहिए। सर नेक्स्ट स्लाइड कीजिए प्लीज। कुछ स्टेप्स हैं लॉक आउट, टैग आउट और ट्राई आउट के, तो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में भी एक्सप्लेन करता हूँ कि हम जो बेसिकली इनिशियल कॉन्सेप्ट जो था वो था लॉक आउट और टैग आउट का, कि हमने कोई इक्विपमेंट खराब हुआ, हमने उसको लॉक किया, टैग आउट कर दिया और उसको छोड़ दिया, उसके बाद फिर जो आपके जो फर्दर उसके प्रोसेस है वो शुरू हो जाते हैं। इसमें एक मसला जो एडिशन जो हुआ है वो हुआ है ट्राई आउट का, जो कि बेसिकली स्टेप बाय स्टेप में बताता हूँ कि आपके पास सबसे पहले जो लॉकआउट में है फर्स्ट स्टेप वो है डिटेल प्रोसीजर इक्विपमेंट का, कि आपने उसको इस इक्विपमेंट को किस तरह आपने उसको लॉकआउट और टैग आउट के प्रोसेस में डालना है, और आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि भाई यहाँ यहाँ से आपने इसको इसकी पावर सोर्सेस खत्म करनी है। सेकंड स्टेप में आप उसको जो है जो उससे रिलेटेड अफेक्टेड एम्प्लॉयज हैं या वहाँ पे जो पीपल्स हैं जो मशीन को यूज करते हैं, तो उनको आप इनको नोट करें कि जी ये मशीन खराब है, ये हैजर्ड है, तो आप लोग उनको उनको बताएं। उसके बाद आप शट डाउन इक्विपमेंट करें प्रॉपर्ली, उसके तमाम सोर्सेज को कट डाउन करें, प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज को एड्रेस करें, सेकेंडरी सोर्सेज को एड्रेस करें। जब आपने लॉग आउट और टैग आउट कर दिया तो उसके बाद जो ट्राई आउट जो एडिशन हुआ है वो बेसिकली ये है कि आपने जब कर दिया तो अभी जो आजकल जो मशीन्स आ रही हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स आ रही हैं, जिसमें 2-3 मल्टीपल कंट्रोलर्स होते हैं जहां से वो मशीन ऑपरेट करती है। तो होता ये है जो प्रैक्टिसेस में जो पिछले हिस्ट्री में आई है कि जी लॉकआउट टैग आउट के बाद भी हैजर्ड वो रहा है, और इसके बाद एक्सीडेंट हुए हैं कि जी ऑपरेट नहीं, मतलब ऑपरेट इंसान नहीं भी करे तो मशीन चल पड़ी है और उसके बाद वो एक इंसिडेंट में कन्वर्ट हो गई है। उसमें ये होता है जी कि आपने उसको लॉकआउट को वेरीफाई करना है, किस तरह की जी आपने लॉकआउट तो कर दिया, उसके बाद फिर आप उसको दोबारा ट्राई करेंगे उस इक्विपमेंट को, मशीन को ऑन करके कि आया ये आइसोलेट कंप्लीटली हुई है या नहीं हुई है। ये एक एडिशनल स्टेप है जो ऊषा की गाइडलाइंस में अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसमें अभी मोस्ट इंडस्ट्रीज में ये लॉकआउट टैग आउट ही है, बट अब ये ट्राई आउट का भी कॉन्सेप्ट अब काफी इंडस्ट्रीज में आ रहा है कि जी आइसोलेशन को रीचेक वेरीफाई करते हैं दोबारा कि आया ये स्टार्ट हुई है नहीं हुई। नेक्स्ट स्लाइड पे चलो। इसी तरह इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के कुछ फैक्ट्स हैं जी। हाई इंसिडेंट रेट्स में जो है 97% उसमें प्रोफेशनल जो है वो इलेक्ट्रिशियंस के जो है वो उन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक को बर्दाश्त मतलब उन्होंने फेस किया है, जो इंजर्ड हुए हैं। ओशा की डाटा है जो कि उन्होंने एक सर्वे में, डिफरेंट सर्वेज में मिला है कि जी 97% प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियंस जो हैं, जो लोग हैं, उन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक दिया है। तो इसका मतलब ये है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है कि जितने भी आपके इलेक्ट्रिशियंस हैं जो प्रोफेशनल्स हैं उनको ये
हैजर्ड और ये इंसिडेंट फेस करना पड़ता है। इसी तरह वर्क प्लेस फर्टिलिटीज भी हैं, इसमें ये जो है ये 4th कॉमन कॉज है वर्क प्लेस डेथ्स में, इलेक्ट्रोकशंस। इसी तरह इसमें जब इलेक्ट्रोकशंस होते हैं तो उसमें डिसेबलिंग इंजरीज होती हैं, और एक एवरेज के हिसाब से जो है डाटा जो है वो कहता है हमें कि 3600 पीपल आर डिसेबल्ड इन दिस वे इन ईच ईयर, कि जो इलेक्ट्रोकशन से डिसेबिलिटी उनको होती है। तो सर नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा प्लीज। इसी तरह इलेक्ट्रिकल सेफ्टी फैक्ट्स में जो है मेडिकल कॉस्ट जो है, अगर किसी कोई इंडस्ट्री में या किसी में आपको अलग सीरियस इलेक्ट्रिकल बर्न हो जाए एम्प्लॉयज को, तो वो उसकी कॉस्ट जो है मेडिकल कॉस्ट ओवर सर्वे के हिसाब से तो $4 मिलियन पर जो है वो तक जा सकती है, और जिसमें रिकवरी आपकी इसमें मेनी ईयर्स लग जाते हैं, टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसी तरह मेडिकल कॉस्ट के अलावा जो टोटल कॉस्ट आती है उसमें जो है एक्सपेंसेस जो आपके जो डैमेज हुआ है, अगर उस इलेक्ट्रिकल हैजर्ड इंसिडेंट में आपका कोई फायर अगर जनरेट हो गई है, उस फायर से आपके इक्विपमेंट्स और आपकी फैसिलिटीज को नुकसान हुआ है, तो वो आपको बेयर करना पड़ता है। और उसको और उसके अलावा आपके जो लीगल कंप्लेंसेस होती हैं और आपके जो कोर्ट केसेस होते हैं उसको आपको फेस करना पड़ता है, जिसमें आपको पेनल्टीज लगती हैं। तो उसकी कॉस्ट जो है वो एक बढ़ते बढ़ते आपके सर्वे में इलेक्ट्रिकल इंसिडेंट की कॉस्ट जो है वो 14.6 बिलियन टू वर्ल्ड वाइड फैसिलिटीज में हुआ है तकरीबन। कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं जी। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी जो है वो आप जो एज फार वी अबव डिस्कशंस एंड आइडिया हुआ है कि जी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी जो है इज वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटी है वर्क प्लेस हैजर्ड और सेफ्टी में, और इस तरह डोमेस्टिक में भी है हमारे। इसी तरह इसकी एडिशन में जाए तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी जो हैजर्ड है वो उसको डिफरेंट है, जो अदर टाइप्स ऑफ वर्क प्लेस हैजर्ड्स और डेंजर्स जो है ये ज्यादा मोर सिवियर है, और इसका जो फेस करता है तो उसके लिए सिवियरिटी ज्यादा है इसकी। इसी तरह जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको एटलीस्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ट्रेनिंग जरूर देनी चाहिए, क्योंकि एक नॉर्मल कॉमन पर्सन जो है वो इतना ज्यादा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से ट्रेन नहीं होता। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ट्रेनिंग जो है वो हर एम्प्लॉय को आप वक्तन फक्तन उसको प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि वो अवेयर हो उसको कि भाई मुझे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है वो किस तरह यूटिलाइज करने हैं, किस तरह ऑपरेट करने हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिकल सेफ्टी जो है वो नीड्स टू बी ट्रीटेड डिफरेंटली इन वर्क प्लेस, ताकि और इंश्योर करें कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी जो है पूरी इंडस्ट्री में यकसा एप्लीकेबल हो, ताकि इसको फैसिलिटीज को मोर सेफ बनाया जा सके। इसी तरह नोइंग द लिमिट्स, आप अप्लाइंग जो है बेस्ट इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्रैक्टिसेस अपनी इंडस्ट्री में ला सकते हैं, जो कि फिर वो रिड्यूस करेगा इलेक्ट्रिकल शॉक को, डिफरेंट हैजर्ड्स को, इंसिडेंट्स को, और इट इज सेफर टू के जो बात वसीम भाई ने करी थी कि जो जिसका एक्सपर्ट है वो काम करे, ताकि ये जो आपके जो एक्सीडेंट है, इंसिडेंट्स हैं, इसको मिनिमाइज किया जा सके, और जो बंदा एक्सपर्ट है अपने स्कोप में वो जॉब वो खुद परफॉर्म करे, आया कि आप खुद जो है इसमें घुस जाए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में। इसी तरह अगर कोई कॉन्फिडेंट नहीं है कोई काम को करने में इलेक्ट्रिकल वर्क, तो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली उसको चाहिए कि वो हेल्प कर ले, बजाय इसके कि वो खुद से इन हो इस काम में। और इसी तरह जब आप कोई इलेक्ट्रिकल बेस्ट प्रैक्टिसेस या इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्रैक्टिसेस अपने वर्क प्लेस में अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें बेहतर ये है कि आप एक चेकलिस्ट को फॉलो करें, बजाय इसके कि आप अपनी मेमोरी पे फोकस करें या मेमोरी पे भरोसा करें, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कोई चीज भूल सकते हैं। इसी तरह तो इसको इस बात पे खत्म करूंगा कि एक कोट होगा कि जी डोंट प्ले विद इलेक्ट्रिसिटी, इट कैन टर्न यू ऑफ। तो ये जी दैट्स ऑल फ्रॉम आवर ग्रुप इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। अल्लाह ताला से दुआ है कि जी हमें हर किस्म के हैजर्ड से अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। थैंक यू ऑल फॉर एक्टिव लिसनिंग। ओके जी, सबसे पहले तो मैं पूछता हूँ जनाब इस ग्रुप को छोड़ के आगा फैसल साहब आप मौजूद हैं? जी सर मैं मौजूद हूँ सर। अच्छा मैं आपसे 2 सवाल कर रहा हूँ। नंबर 1, आप प्रेजेंटेशन जो है इन्होंने की है पूरी, ऑल्दो इट वाज अ बिट टू लॉन्ग, इसको आप कितने नंबर देंगे 10 में से प्रेजेंटेशन को? सर 10 आउट ऑफ 10 सर। ओके, और जो 4 अलग-अलग प्रेजेंटर हैं उनका क्या करेंगे आप? सर ऐसा ही है सर, उनके भी सर 10 आउट ऑफ 10 सर। काफी मेहनत की है सबने सर, कंबाइन मेहनत की है। इसलिए तो नहीं तुम कह रहे हो कि आगे तुम्हारी बारी भी आनी है।
नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सर आप देखें प्रेजेंटेशन की लेंथ भी माशाल्लाह से काफी ज्यादा और सब ज्यादा है, ये अच्छी तो तरह नेगेटिव से पॉइंट है, पॉजिटिव तो डिफाइन नहीं किया, है ना। मतलब जल्दी जल्दी स्लाइड। नहीं नहीं, ये तो ये सर नेगेटिव एक्सप्लेन पॉइंट, अच्छा किया सर, एक्सप्लेन अच्छा ये किया। नेगेटिव पॉइंट। एनीवे, एहसन साहब, एहसन साहब जी सर। जी, आप जरा रेट कीजिए प्रेजेंटेशन को आउट ऑफ 10। सर अगर ओवरऑल प्रेजेंटेशन देखे सो दैट वाज वेरी वंडरफुल प्रेजेंटेशन को मैं 9 नंबर दूंगा सर आउट ऑफ 10। और प्रेजेंटर जो 4 थे अलग अलग, सर जो चलो 4 मुझे बताओ प्रेजेंटर चारों में सबसे थे कमजोर प्रेजेंटर कौन उसमें था? मैं आपसे सवाल कर रहा सर हूँ। उसमें सबसे कमजोर प्रेजेंटर जो था ना वो नंबर 3 वाले थे सर। नंबर 3 वाले थे, ओके। जी वसीम सर। की बात कर रहे हैं, ओके। चलें, जी सर आई थिंक वसीम भाई। अमजद साहब चलिए आइए। जी सर। हम बताइए, रेट कीजिए, जल्दी जल्दी रेट करो। सर मैं आपकी प्रेजेंटेशन असेसमेंट ले रहा हूँ। बहुत बड़ी थी, प्रेजेंटेशन बहुत बड़ी थी, टाइम में ये कर भी नहीं पाए, ऑल्दो ये बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छे से इन लोगों ने कम्युनिकेट किया, पर इसमें 1 नंबर माइनस करके प्रेजेंटेशन 10। और आई थिंक जिसने प्रेजेंट किया है उनको आउट ऑफ 10, क्योंकि प्रेजेंटेशन जो स्किल्स है वो बहुत तो आप कितने नंबर दे रहे हैं? 10 प्रेजेंटेशन के 10 में से 10 दे रहे हैं, 9 दे रहे हैं, एक का माइनस कर रहे हैं आप? सर 9 दे रहा हूँ, 9 दे रहा हूँ, एक 9 माइनस उधर दे रहा दे हूँ रहे हैं क्योंकि और ये आप लंबी 10 ज्यादा होगी। प्रेजेंटर को दे रहे हैं। अच्छा जी, जी सर। आप एहसन हो गए, ये हो गए। फवाद अख्तर साहब जल्दी करो भाई, टाइम खत्म हो रहा है, फिर नमाज का ब्रेक करके अगला ग्रुप भी करना है। प्रेजेंटेशन 8 है सर। भाई मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ, फुरकान आप बताइए, आप कैसे रेट कर रहे हैं इसको? सर प्रेजेंटेशन तो अच्छी है इनकी, जो है बस वो एक वही चीज़ है जो अमजद ने कही कि थोड़ी इनकी लेंदी हो गई है। बाकी प्रेजेंट भी सबने अच्छा किया है, और प्रेजेंट करने पे तो मैं सबको जो है सर फुल मार्क्स मिलने चाहिए, लेकिन ये प्रेजेंटेशन की लेंथ को बस एक था इसमें ना। बस ठीक है, ये मेरी भी यही ऑब्जर्वेशन थी। अच्छा चलें, अब आगे इसको कंक्लूड करते हैं, और मैं आपको मेरे पास 6-7 मिनट रह गए, लेकिन मैं इसको जल्दी ही रोक रहा हूँ क्योंकि नई प्रेजेंटेशन शुरू नहीं हो सकती और नमाज का टाइम भी हो गया। आज मैं आप लोगों के पेपर चेक कर रहा था, ऑफिस में कुछ टाइम मिल गया था, सैटरडे का दिन था, क्योंकि मेरे पास दूसरी जिम्मेदारी भी आ गई कैंपस डायरेक्टर की, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल सारा दिन चलते रहते हैं, इतना टाइम नहीं मिलता। तो मैं देख रहा था तो एक साहब का पेपर मैं देख रहा था, और उन्होंने एक सवाल का जवाब दिया, बिल्कुल गलत जवाब दिया, लेकिन मैंने उनको पूरे नंबर दिए हैं। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि उसने मुझे हंसाया है और मेरा दिन बहुत बुरा गुजर रहा था। वो जवाब पढ़ के मैं थोड़ी देर तो खामोश हो गया, सकते में आ गया, उसके बाद मैंने हंसना शुरू किया और 2-3 मिनट तक मैं अकेला बैठा कमरे में हंसता रहा। सवाल ये था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप ही का साथी है। सवाल ये था कि जी, इफ यू हैव गॉट अ टॉडलर इन योर हाउस, हाउ वुड यू इंश्योर हिज सेफ्टी? तो उन्होंने जवाब लिखा कि आई डोंट हैव एनी बेबीज। तो ये सवाल जवाब पढ़ के ना थोड़ी देर को तो मैं परेशान हुआ कि भाई ये सवाल किया था, उसने जवाब क्या दिया है। बट देन आई स्टार्टेड लाफिंग। मैंने कहा इसका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ये बड़ा जबरदस्त है, इसको जवाब अगर नहीं पता था तो इसने इस तरीके से इसको कवर करने की कोशिश की है। तो वो आप सुन रहे होंगे यकीनन, अगर वो मौजूद होंगे तो मतलब मुझे आज उन्होंने बहुत हंसाया। 2-3 मिनट तक मैं हंसता रहा उनका जवाब पढ़ के, कि मैं मुझसे सवाल ये है कि घर में आपके अगर छोटा बच्चा है तो आप क्या सेफ्टी मेजर लेंगे? तो उन्होंने कहा मेरे घर में तो बच्चा ही कोई नहीं है, तो मुझे क्या पता कैसे होते हैं। बच्चे होंगे तो मैं सेफ्टी मेजर लेने सीखूंगा या शुरू करूंगा। तो दैट वाज रियली फनी उनके पार्ट के ऊपर। अच्छा, मैं अभी हो रहे हैं 8:10, मैं यहाँ रोक रहा हूँ, ठीक है? मैं जो अभी फुरकान ने बात की और लोगों ने बात की, इस प्रेजेंटेशन में 2 बातें गलत थी, जो मैं आपको इनको बता दूं ताकि आइंदा के लिए एहतियात करें। एक, इन्होंने शायद रिहर्स नहीं किया। अगर ये रिहर्स करते तो इनको पता चल जाता कि हमारे टाइम कहाँ जा रहा है, हम ओवरफॉल कर रहे हैं। और कुछ ट्रांसपेरेंसीज, कुछ स्लाइड्स ऐसी थी जो कि अननेसेसरी डुप्लीकेशन आ गई पहले में। अच्छा, एक्सप्लेनेशन में तो कभी-कभी ऐसा होता है कि आदमी अपना फ्लो के अंदर ना भूल जाता है, कि टाइम मैनेजमेंट भूल जाता है। तो उसका तरीका ये होना ये चाहिए कि अगर आपको पता है कि आपने 7 मिनट बोलना है, 8 मिनट बोलना है, स्टॉप वॉच अगर नहीं है तो आप कम से कम घड़ी को अपनी देख लें और आप उसी हिसाब से जो अपनी स्लाइड्स हैं उनको मैनेज करें। इन्होंने डमी रन नहीं किया, मेरी अपनी फीलिंग ही आ रही है, आई डोंट नो इन्होंने आपस में बैठ के क्या किया या नहीं किया। अगर एक दफा ये डमी रन कर लेते ना कि जी तुम क्या बोलोगे मैं क्या बोलूंगा, तो उसमें इनको आसानी हो जाती। लेकिन एनीवे, इट वाज अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन, इट कुड बी यूज्ड एज अ रेफरेंस। ये अपना आप किसी को दिखा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, दैट्स गुड।
मैं भी इससे एग्री करता हूँ कि प्रेजेंटेशन में 1 नंबर इनका माइनस होगा और प्रेजेंटर इंडिविजुअली वसीम से ज्यादा मुझे लास्ट प्रेजेंटर थोड़े वीक लगे, बट एनीवे आई एम गोइंग बाय योर ओपिनियन। और प्रेजेंटर को सबको 10-10 नंबर है और ये साहब ओवरऑल प्रेजेंटेशन को 1, तो ऑल 4 पार्टिसिपेंट विल गेट 90 नंबर इन दिस असाइनमेंट। ठीक है, मैं अब यहाँ से लॉग आउट कर रहा हूँ और उसके बाद मैं इस वक्त हो रहे हैं 8:10, तो नमाज 20 मिनट में आप लोगों की हो जाएगी, सबकी हो जाएगी हमारी। तो आफ्टर 20 मिनट्स 8:30 पे मैं लॉग इन करूंगा और उसके बाद फुरकान आप प्रेजेंट करेंगे ना आपका ग्रुप? सर हमारा ग्रुप तो 4 है, लेकिन अगर कोई ग्रुप एक्चुअली सेकंड और उनके थर्ड नहीं ग्रुप 2 में प्रेजेंट कर रहा तो प्रॉब्लम हम हो कर गई, लेंगे। एक साथी के बच्चा हॉस्पिटल के अंदर है, उसका मैसेज आया था जी मेरे जी जी। पास, तो इसलिए मैं आपसे तो चाह रहा हूँ ग्रुप कि थर्ड आप भी कर आई दो। थिंक हम कर लेंगे सर, प्रेजेंट कर लेंगे, वी आर रेडी। क्योंकि एक ही हो सकती है और प्रेजेंटेशन आज, ठीक है? अच्छा ओके सर। सर और मैं ये कह रहा था कि स्लाइड अगर हम रन कर लें प्रेजेंटेशन की तो मैं आपको जब दोबारा आऊंगा तो आपको राइट दे दूंगा, उसके ट्रांसफर कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर।